Hello, good morning. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes. We are starting a new chapter of polity, which is फेडरलिज्म. ठीक है. आई एम रियली सॉरी, 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से. और प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द आदित्य क्लासेस. वी डू एवरीथिंग इन ए कंसेप्चुअल मैनर. ठीक है. जैसे फेडरलिज्म के मतलब का एक छोटा सा ओवरव्यू आपको पावर शेयरिंग में मैंने दे दिया था. फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें जो पावर्स होता है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होता है. लेकिन इसके पीछे भी क्या होता है, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस होता है, एक हिस्टोरिकल एक कोई रीजन होता है इसके पीछे. जैसे इंडिया के केस में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा जो स्टेट था, कुछ प्रिंसिपैलिटीज थी. प्रिंसिपैलिटीज मतलब यहाँ पे राजा रूल करते थे. ठीक है. और कुछ क्या थी, कुछ ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी. ठीक है. जैसे बंगाल हो गया. ठीक. ये आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत अच्छे से कराया गया होगा. ठीक है. ये बहुत बच्चों वाला बात है. एक चीज़ अब मैं बता दूंगा आपको, बस ऐसे समझ लीजिए. देखिए, जैसे जैसे ऐसे देख सकते हैं. इंडिया है. ठीक है. ये है. तो आप थोड़ा सा इधर से मान लीजिए. अब पाकिस्तान, अभी हम लोग ऑक्युपाई पाकिस्तान को नहीं किए हैं, जब कर लेंगे तो ये पूरा बना लेंगे. ठीक है. अब ये मैप के पर्सपेक्टिव से देखिए. ठीक है. जैसे कुछ कुछ प्रिंसिपैलिटीज थी पहले, जैसे अवध, नवाब ऑफ अवध हो गया. कुछ कुछ इधर थी, हैदराबाद के नवाब थे, ये हो गया. ये सब प्रिंसिपैलिटीज में मतलब क्या है, यहाँ पे कौन रूल करता था, यहाँ पे किंग रूल करता था. कौन रूल करता था, किंग. ठीक. मतलब यहाँ पे कुछ कुछ जैसे बंगाल वाला रीजन हो गया, बंगाल बिहार भी बंगाल में आता था. ठीक है. तो बंगाल वाला रीजन हो गया. यहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है. यहाँ पे ब्रिटिश रूल करता था. ठीक है. इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जब 1947 में, ठीक है, 1947 में क्या हुआ, हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ. 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो भाई कैसे कैसे जो प्रोविंसेस के डिवीज़न होंगे, कैसे कैसे होंगे. तो 1947 में हम लोगों ने क्या क्या चूज किया. देखिए भाई, हम लोग एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेंगे. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या रहेंगे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहेंगे. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब तो समझ गए होंगे. जहाँ पे क्या करते होंगे, पीपल क्या करेंगे, वोट करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, टू चूज हिमसेल्फ और हरसेल्फ देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड. ये क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. जैसे हमारे केस में कौन है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है. प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ स्टेट. इसको नॉमिनल हेड भी बोला जाता है, तो ये अभी आपके स्कोप से बाहर है. रियल हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन दोनों चुने हुए रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली चूजन होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, और जो प्रेसिडेंट होता है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. ठीक है. इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है. ठीक. तो जब हम लोग इस टाइप से चुने तो ठीक है भाई, सब अगर पीपुल वोट करेंगे तो किंग का क्या होने लगा, किंग तो कॉन्शियस हो जाएगा. ऑब्वियस सी बात है कि लोग वोट करेंगे. अब लोग वोट करने लगेंगे. पहले जब किंग वगैरह थे तो उसमें क्या हुआ था, हायरार्कियल सिस्टम होता था. किंग का राजा का बेटा है वो भी राजा बन जाएगा, लेकिन जो लोग चूज करेंगे तो ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है कि राजा के बेटे को ही वोट दें, किसी को भी वोट दे सकते हैं. मतलब किंग की अथॉरिटी को क्या मिलने लगा, चैलेंज और एक थ्रेट पैदा होने लगा. तो किंग क्या कर सकता था इस केस में, उसका किंगशिप बचाने के लिए ये किंग कहता है, देखिए भाई, देश तो आज़ाद हो गया. अब हमको एक अलग देश बना दीजिए, हमारा एक अलग देश बना दीजिए, अवध एक अलग देश होगा. ठीक है. इधर हैदराबाद बोलता कि हमको एक अलग देश बना के दे दीजिए. उधर सिख वगैरह थे, एम्पायर था, वो लोग बोलते कि हमको एक अलग देश बना के दे दीजिए. इधर सिख वगैरह का था राज, इधर पंजाब वाले रीजन में. ठीक है. तो अभी भी सुने होंगे खालिस्तान का मांग चलता है, खालिस्तान. ठीक है. अभी भी चलता है थोड़ा बहुत. तो ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इन सभी चीज़ों को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये चीज़. ठीक है. तो पंजाब वगैरह रीजन थे, वो लोग अपना अलग स्टेट मांग करते. तो ठीक है भाई, इंटीग्रेशन कैसे हुआ इंडिया का, और किसका रोल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा.
तो अगर बात करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का, अगर हम बात करें और इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का बात करें हम, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का बात करें, ये जो जितने जितने भी क्या थे, प्रिंसिपैलिटीज, प्रिंसिपैलिटीज और ब्रिटिश प्रोविंसेस, ठीक है। प्रिंसिपैलिटी जहाँ पे क्या, जहाँ पे किंग क्या करता था, रूल करता था, किंग रूल करता था, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी आया, हम लोगों ने डेमोक्रेसी चूज किया, इनके अथॉरिटी को थ्रेट पैदा हो गया। अब क्या होगा भाई, अब तो लोग चूज करेंगे। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या थे, ब्रिटिश ब्रिटिश जब दे के गया, ब्रिटिश अपने प्रोविंसेस को किसको दे के जाएगा, भारत सरकार को सौंप के जाएगा। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ ही गया है। लेकिन ये वाला जहाँ पे किंग्स रूल था और जहाँ पे प्रिंसिपैलिटीज़ का रूल था, ठीक है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी अभी सुने होंगे, सिंधिया का रास्ता, ग्वालियर के राजा, बनारस के राजा, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये किंग रूल था, ये कुछ भी कर सकता था। जैसे हमारा इंडिया जो ऐसा अभी दिख रहा है वैसा हो सकता है कि नहीं दिखता, अगर वहाँ पे एक आदमी नहीं आया हुआ रहता। तो कौन आया उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक है। साबरमती रिवर पे इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है, ठीक। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन था और 100% श्योर है कि आप कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया किया। इन्होंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया किया। क्या किया भाई, उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया किया। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेट मतलब एकत्रित करना, एकत्रित मतलब जोड़ना, ठीक है। जैसे जो डिफरेंट डिफरेंट किंगशिप और प्रिंसिपैलिटीज थी, डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज और जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस का तो खेल खत्म हो गया भाई। ब्रिटिश जा रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, बोले कि देखो भाई, हम अपना अथॉरिटी अब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में सौंप के जा रहे हैं, आप जैसे कीजिए। तो वो तो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में डायरेक्टली आ गया। लेकिन जहाँ पे किंग्स रूल था, उसको एकत्रित करना था। इसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या क्या कराया। पटेल उस समय के होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर सर ने क्या कराया, उन्होंने कराया रेफरेंडम, और क्या कराया, वोटिंग कराया, ठीक है। रेफरेंडम और वोटिंग कराया, ठीक है। रेफरेंडम और वोटिंग कराया, और कहीं कहीं वार लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हो गया था। जैसे हैदराबाद, हैदराबाद बोल रहा था कि हमको कहाँ जाना है, पाकिस्तान के पास जाना है, हम पाकिस्तान में रहेंगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे। कोई बोल रहा था हमको अपना अलग दे दो, राज्य दे दो, हम अपना अलग राष्ट्र की तरफ चलाएंगे उसको, ठीक है। तो हैदराबाद वाले केस में क्या हुआ था, वार लाइक सिचुएशन हो गया था। वहाँ पे इंडियन आर्मी गई, फिर सिचुएशन को संभाला, तब हैदराबाद इंडिया में आया, ठीक है। तो रिफरेंडम और वोटिंग हो गया। रिफरेंडम में हाँ या ना पूछ लेना चाहिए, कितने लोगों को भाई जाना है इंडिया में, हाथ उठाइए। और वोटिंग में क्या होता है, प्रॉपरली वोट होता है, ठीक है। ये सब सिचुएशन करके, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है कि जिस किंगशिप को, जिस प्रिंसिपैलिटीज को इंडिया में आना होता था, वो क्या करते थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते थे कि देखो भाई, मैं इंडिया में आ रहा हूँ और इंडिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल लिखा होगा, मैं उसको फॉलो करूँगा, मैं उसको मानूंगा, ठीक है। मैं इसका प्रण लेता हूँ कि मैं उसको मानूंगा। तो ये सब टोटल वोटल करके हमारा भारत, जो हमारा प्यारा भारत है, वो कैसा दिख रहा है अभी, पूरा इंडिया एक संपूर्ण इंडिया है, ठीक है। अभी अभी भी कुछ पीओके वाला रीजन है जिस पे चलते रहता है कि ले लेंगे, ये कर लेंगे, तो उसमें आपको नहीं पढ़ना है, वो पॉलिटी का मैटर है। और ऑब्वियस सी बात है, हम भी चाहेंगे कि भाई पीओके आ जाए हमारा, ठीक। तो वो सब इशू बाद में देखेंगे, इतना अपने ध्यान को विचलित नहीं करना है, पहले सीखना है, ठीक है। पॉलिटी जब भी पढ़ते हैं हमको क्यों पढ़ना चाहिए पॉलिटी भाई, कि हमको सोसाइटी को बेटर तरीके से समझ सकें, पॉलिटी को बेटर तरीके से समझ सकें, ठीक है। और एक कोट किन्होंने कहा था, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी, तो बी रेडी टू रूल्ड बाई योर इन्फेरियर्स। और तुमको डेमोक्रेसी के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है, तो तुमसे नीचे वाले लोग, जिनको कुछ नहीं आता है, वो तुमको रूल करके चले जाएंगे। और ये कितना सही है,
आप खुद इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फेडरलिज्म में समझ में आ गया। तो फेडरलिज्म का स्टार्टिंग कैसे हुआ, इंडियन फेडरलिज्म का? तो हमारा कनाडा का सिस्टम आपको तो पता ही होगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पढ़ के समझ के हमारे लिए क्या सही है, और कितने लोग बोलते हैं कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भाई वो तो इतने इतने लोगों से देख के बना हुआ है, बेकार कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने खुद का अपना नहीं बनाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा टोटल का कॉन्सेप्ट क्या है, गलत कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन बनता ही ऐसे है, सारे दुनिया के सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ढाले हुए हैं, और एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से देख के कुछ ना कुछ वो चीज़ सीखते हैं। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जितना भी मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में थोड़ा बहुत घुसते जा रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे सोचिए कि भाई किंग रूल है और प्रिंसिपैलिटीज है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखे गए, कुछ टर्म एंड कंडीशन भी रखे गए थे। ठीक है, तो टर्म एंड कंडीशन में क्या क्या, टर्म एंड कंडीशन में जैसे कश्मीर का एक ले लेंगे, राजा हरि सिंह थे। ठीक है, कश्मीर का इशू, अब 370 आर्टिकल वगैरह वगैरह है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो टर्म एंड कंडीशन था वो क्या क्या था, देखिए, हमारा अपना अलग फ्लैग होगा। ठीक है, आप हमारा डिफेंस को संभालिएगा। ठीक है, आप मेरे डिफेंस को संभालिएगा, लेकिन हमारा अपना अलग फ्लैग होगा। यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता है, बाहर के लोग आके यहाँ पे बस नहीं सकते हैं। ये सब आर्टिकल 370 और 371 में लिखा गया था, जिसको तुरंत ही कुछ ही दिन पहले उसको अबोंडेंट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया है। ठीक, तो ये वाला इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता था। तो हर एक लोगों का कुछ टर्म एंड कंडीशन होता था। तो जितने भी प्रिंसिपैलिटीज होंगे, ठीक, उन्होंने क्या किया कि कुछ टर्म एंड कंडीशन रखेंगे, भाई देखो तुम हमको ये नहीं करने दोगे, वो नहीं करने दोगे। इस बेसिस पे क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट अगर हम पे चढ़ने लगी, यूनिटरी रूल डेस्पोटिज्म लेके आने लगी। डेस्पोटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म डेस्पोटिज्म मतलब क्या होता है भाई, मनमाना रूल। क्या होता है, मनमाना रूल, मनमाना रूल। ठीक है, ये भी इस तरीके से समझ सकते हैं। डेस्पोटिज्म मतलब सेंटर बोलने लगे, देखो हम ये बोल रहे हैं, तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारा ज़मीन छीन लेंगे, तुमको खाने नहीं देंगे, तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुमको उतना पैसा दे देंगे, किसी स्टेट को जहाँ पे उनका करीबी हो, फेवरेटिज्म चलता हो। फेवरेटिज्म एक और टर्म है, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कि हमारे पीएम है, ठीक है, पीएम है, और ये 28 स्टेट्स के सीएम है। ठीक है, 28 स्टेट के सीएम है। ठीक है, तो मान लो किसी के साथ इनका दुश्मनी चल रहा है, किसी के साथ, इन सभी में से किसी के साथ, किसी दो के साथ इनका, दो सीएम के साथ क्या चल रहा है, एनिमिटी चल रहा है। क्या चल रहा है, एनिमिटी चल रहा है। ठीक, और किसी दो के साथ क्या चल रहा है, फ्रेंडशिप चल रहा है। किसी दो सीएम के साथ क्या चल रहा है इनका, फ्रेंडशिप चल रहा है। फ्रेंडशिप चल रहा है, तो ये क्या करेंगे, इनको प्रिफरेंशियल पॉलिसी दे रहे हैं और इनको कुछ दे ही नहीं रहे हैं। अगर इस टाइप का केस अराइज होता है इन द फ्यूचर में, अब बताए थे प्रूडेंशियल रीजनिंग, फ्यूचर में देख के सोच समझ के लिया गया फैसला, साउंड जजमेंट किया गया, अपने सोसाइटी को देख के, अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख के जो फैसला लिया जाता है, ठीक है, उसी को प्रूडेंशियल रीजनिंग बोलते हैं। जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो जाके मेरा पावर शेयरिंग का लेक्चर देखें, फ्री में अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, और जाके आप अपना क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं वहाँ से, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी से बताया गया है आपको। ठीक, तो एनिमिटी वाला जो है, ठीक है, अब यहाँ पे इनको प्रिफरेंशियल पॉलिसी से देख रहे हैं और इनको भाई मार्जिनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ढकेल रहे हैं इधर उधर कि तुम भाई जाओ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, ये मेरे दोस्त हैं। अब 4 स्टेट को सीएम पीएम के कुछ फंड देना होगा, तो इन दोनों को ज़्यादा मिल जाएगा, इन दोनों को नहीं मिलेगा, तो इस स्टेट का क्या होगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के पॉलिसी को देख के कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ बैलेंस ऑफ पावर बनाया गया था कि देखो सेंटर में तुम हो, लेकिन हम भी स्टेट में हैं, तो हम भी अपने मन से जो चाहेंगे वो हो सकता है, और तुम भी इस मन से चाहोगे हो सकता है। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे रिप्रेजेंटेटिव गए, प्रिंसिपैलिटीज़ भी आई थी। ठीक है, जो लोकल लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, लीडर मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थे किसी भी ग्रुप्स के, पीपल के, किसी भी प्रोविंसेस के, वो आए थे।
सब लोगों ने देखा, सब कोई उस पर क्या हुआ, एग्री हुआ, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि देखो, जो भी पावर होगा सेंटर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, यूजी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक, ये वाला इशू हो गया। तो स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या होगा, ये सेंटर लिस्ट में, सेंटर लिस्ट इन लोगों के लिए बनाया गया, ठीक है, और इन लोगों के लिए स्टेट लिस्ट बनाया गया। देखो भाई, तुमको एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, आपका पुलिसिंग हो गया, पुलिसिंग किस में रहता है, स्टेट के हाथ में रहता है, जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, कुछ कुछ आपको पावर दिया जाएगा कि इसको आप इसके लिए रूल बनाना हो, इसको रेगुलेट कैसे करना है, कितना चाहिए, इस पे मतलब सेंटर का अधिकार 1% नहीं है, ठीक है। और कुछ सेंटर को भी दिया गया, देखो जैसे इंडियन डिफेंस वाला हो गया, आर्मी का हो गया, मोबिलाइजेशन हो गया, और कुछ नेशनल इंटरेस्ट में कुछ सिक्योरिटी थ्रेट आ गया, उस पर सेंटर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, रूल बना सकती है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। इस तरीके से करके प्रूडेंशियल रीजनिंग के साथ सोच समझ के इस इशू को सॉल्व किया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ मतलब एक कंकरेंट लिस्ट भी बनाया गया, कंकरेंट लिस्ट, जिस पे दोनों गवर्नमेंट मिलजुल के फैसला लेगी, जैसे एजुकेशन वगैरह हो गया, हेल्थ वगैरह हो गया, ठीक, समझ में आया। ये है रेशनैलिटी बिहाइंड द सेंटर एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। एक कंकरेंट लिस्ट मतलब कंकरेंट लिस्ट में क्या होगा, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंकरेंट लिस्ट पे, कंकरेंट लिस्ट पे क्या कर सकती है, करंट लिस्ट पे क्या कर सकती है, रूल रेगुलेट कर सकती है, इसको रेगुलेशन, वॉट इट, समझ में आ गया। तो रेशनैलिटी इसके पीछे यही है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है भाई, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, फेडरलिज्म, जो कि अब बहुत ही ईजी लगेगा और कंसेप्चुअल वाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद द आदित्य क्लासेज।